नेक्स्ट अपना टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए प्रतिकृतिकरण। डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के बाद वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में, इसको याद रखिएगा जरा, कि डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर या डीएनए का द्विकुंडली संरचना किसने दी थी? वॉटसन और क्रिक ने। और ये संरचना देने के बाद में 1953 में डीएनए रेप्लिकेशन की संकल्पना दी। तो डीएनए रेप्लिकेशन या प्रतिकृतिकरण को भी किसने दिया था? वॉटसन और क्रिक ने। इन्होंने क्या किया था कि डीएनए के दोनों जो स्ट्रैंड्स है वो अलग अलग होकर टेम्पलेट के रूप में काम करते हैं तथा नए पूरक डीएनए रज्जु का निर्माण करते हैं। यानी कि डीएनए के जो दोनों रज्जु होते हैं वो अलग अलग हो जाएंगे और दोनों ही टेम्पलेट के रूप में काम करेंगे और नए पूरक डीएनए रज्जु का निर्माण करेंगे और दोनों पर एक एक नए डीएनए रज्जु का निर्माण हो जाएगा। और रेप्लिकेशन के बाद जो डीएनए बनता है उसमें एक रज्जु पैतृक यानी कि पेरेंटल होता है, पुराने वाला, और जो अन्य रज्जु है वो नवनिर्मित होता है। और डीएनए रेप्लिकेशन की यह विधि अर्ध संरक्षी सेमी कंजर्वेटिव रिएक्शन है। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव या अर्ध संरक्षी अभिक्रिया क्यों है? तो ये केवल बता दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने, को प्रैक्टिकली प्रूव किया था मैथरसन और स्टॉल ने। क्या किया कि डीएनए रेप्लिकेशन एक अर्ध संरक्षी प्रक्रिया, इसे मैथरसन व स्टॉल ने सिद्ध किया या प्रूफ किया। चलिए पढ़ते हैं आगे। मैथरसन और स्टॉल का प्रयोग। मैथरसन और स्टॉल ने 1958 में प्रयोग किया था, जिन्होंने सबसे पहले टूल्स कौन कौन से लिए थे? इन्होंने एक बैक्टीरिया लिया था, जीवाणु, जिसे कहते हैं हम ई कोलाई। देखिए मोस्टली जो एक्सपेरिमेंट्स है वो ई कोलाई पर ही हो रहे हैं। अब एक बार इसके अलावा अगर कोई आता है तो उसको विशेष ध्यान रखिएगा, बाकी आप ई कोलाई याद रखिए। तो बैक्टीरिया लिया था इन्होंने ई कोलाई। अब इन्होंने टेक्निक कौन सी यूज करी थी? टेक्निक इन्होंने करी थी घनत्व प्रवणता अपकेंद्रण, यानी कि डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। और इन्होंने तत्व लिए थे भारी नाइट्रोजन से निर्मित अमोनिया। भारी नाइट्रोजन और हल्के नाइट्रोजन लिए थे इन्होंने। भारी नाइट्रोजन में होता है N14 और हल्के में होता है N15। और इन्होंने अमोनिया क्लोराइड लिया था NH4Cl। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, ई कोलाई के डीएनए को N15 यानी कि भारी अमोनियम क्लोराइड के साथ में संवर्धित किया और जो कि भारी बन गया। और इस भारी डीएनए को हल्के अमोनियम क्लोराइड के साथ में जब अपकेंद्रण किया तो देखा कि जो एक स्ट्रैंड है उस पर तो N15 रहेगा, लेकिन जो पेरेंटल पे N15 ही रहेगा, लेकिन जो नया डीएनए का स्ट्रैंड बनता है, जो नया जो रज्जुक बनता है, उस पे N14 आ जाता है। और दूसरे पे भी ऐसा ही होगा। और इन्होंने डीएनए को सीजियम क्लोराइड की प्रवणता के आधार पर अलग किया था। हाँ, और इन्होंने किसका यूज किया था? सीजियम क्लोराइड, CsCl। और जब डीएनए को N15 से N14 माध्यम पर संकरित किया तो पाया कि घनत्व संकरित और मिश्रित था। इसलिए हम इस फ्लो चार्ट को देखें अगर, तो पहले जब N15 डीएनए था और N14 पे डाला तो एक एक स्टैंड पे N14 हो गया। याद रखना है कि जो फर्स्ट जनरेशन बनती है उसमें 20 मिनट्स का टाइम लगता है और ई कोलाई का जीवाणु का विभाजन काल, जो टाइम पीरियड होता है, जो सेल डिवीजन का टाइम होता है, वो होता है 20 मिनट्स। और सेकंड जनरेशन प्राप्त होने में 40 मिनट्स का टाइम लगेगा। और इसमें एक जो रज्जुक बनता है वो हमेशा पैतृक रहता है, यानी कि जो पेरेंटल है जनक के समान रहता है, और दूसरा रज्जुक कैसा बनता है? नवनिर्मित। जिससे ये प्रूफ हो गया कि डीएनए रेप्लिकेशन एक अर्ध संरक्षी या सेमी कंजर्वेटिव प्रक्रिया है। सबसे पहले होता है रोल ऑफ डीएनटीपीज, यानी कि डीएनटीपी का क्या क्या रोल है। डीएनटीपी की फुल फॉर्म याद रख लेनी है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। इसका क्या कार्य है? तो डीएनटीपी है वो डीएनए के बंधों को तोड़कर डीएनए प्रतिकृतिकरण के लिए ऊर्जा उपलब्ध करवाती है। हाँ, डीएनए के बंधों को कौन तोड़ता है? डीएनटीपी, और फिर उसको ऊर्जा उपलब्ध करवाएगी। और डीएनटीपी है वो न्यूक्लियोसाइडों के लिए आवश्यक सामग्री भी लाती है। जो भी डीएनए को और चीजें चाहिए होती है वो भी कौन प्रोवाइड करवाता है? डीएनटीपी। डीएनटीपी के फंक्शन पूछ सकते हैं, इसको आपको याद रखना है। एक तो बॉन्ड्स को तोड़ती है, बंधों को तोड़ती है, ऊर्जा उपलब्ध करवाती है और न्यूक्लियोसाइडों के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाती है। नेक्स्ट है डीएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है? डीएनए प्रतिकृतिकरण की अभिक्रिया मुख्यतः इसी एंजाइम पर निर्भर करती है। और यह एंजाइम डीएनए प्रतिकृतिकरण को तीव्र दर, फास्ट रेट से कंप्लीट कौन करवाता है? डीएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और यदि इस एंजाइम में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो डीएनए में उत्परिवर्तन होने की संभावना रहती है। अगर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम अगर ठीक से काम ना करे तो पक्का चांस है कि म्यूटेशन या उत्परिवर्तन हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज, डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट कहाँ से होता है? तो डीएनए रेप्लिकेशन एक विशेष या फिर स्पेसिफिक प्लेस से स्टार्ट होगा, जिसे हम ओराई साइट या ओराई स्थल कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है ओराई साइट से या ओराई स्थल
से। और प्रोकैरियोटिक सेल में एक ही ओराई स्थल होता है, जबकि यूकैरियोटिक में एक से अधिक ओराई स्थल हो सकते हैं। प्रोकैरियोटिक में केवल कितना होगा, एक ही ओराई साइट होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन में मेनली एंजाइम कौन कौन से यूज होंगे। चलिए एक एक करके इनके बारे में बात ही कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो मैं आपको स्पेसिफिकली बता दूंगा। डीएनए टोपोआइसोमरेज के बारे में अगर हम बात करें तो यह एंजाइम फॉस्फोडाइएस्टर बंधों को काटने या जोड़ने का कार्य करता है। हाँ, यह किसको काटता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स को काटेगा या जोड़ेगा, जिससे डीएनए में तनाव और खिंचाव कम हो जाता है। मैंने सेकंड डीएनए हेलिकेज एंजाइम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम है। और इस एंजाइम का काम क्या है, डीएनए के हाइड्रोजन बंधों को तोड़कर डीएनए रज्जुकों को खोलता है। हाँ, टोपोआइसोमरेज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स के लिए था, लेकिन डीएनए को स्टेबिलिटी या स्थायित्व दे रहे हैं हाइड्रोजन बंध, तो हाइड्रोजन बंधों को तोड़ने का काम कौन करता है, डीएनए हेलिकेज एंजाइम। नेक्स्ट है एसएसबीपी, एकल रज्जुक बंधक प्रोटीन या सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। यह एंजाइम डीएनए के दोनों अलग अलग रज्जुकों को पुनः जोड़ने से रोकता है। एसएसबीपी क्या करेगा कि जब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स है वो अलग हो जाएंगे तो उनको वापस जोड़ने से कौन रोकता है, एसएसबीपी। नेक्स्ट है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, यह डीएनए रेप्लिकेशन का मुख्य एंजाइम है, परंतु प्रतिकृतिकरण को आरंभ नहीं, हाँ यह स्टार्ट नहीं करेगा। ये मेन एंजाइम तो होगा लेकिन ये स्टार्ट नहीं कर सकता है। और नेक्स्ट है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, यह एंजाइम आरएनए प्राइमर्स को वापस हटा देगा। अगर कोई आरएनए प्राइमर्स आ जाते हैं इस पर तो उसको वापस हटा देता है। लाइगेज इंपॉर्टेंट है। देखिए मेन दो एंजाइम इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं आपको, डीएनए हेलिकेज और डीएनए लाइगेज। हेलिकेज इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि वो हाइड्रोजन बंधों को तोड़ रहा था। और लाइगेज इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यह डीएनए रज्जुकों को वापस जोड़ता है। डीएनए स्ट्रैंड्स को वापस जोड़ने का काम कौन करता है, डीएनए लाइगेज। और डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स है वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, और नए स्ट्रैंड जो बनेंगे, एक तो पैरेंटल होगा वो तो फिक्स है, और नया स्ट्रैंड जो बनेगा वो हमेशा 5' to 3' की डायरेक्शन में ही बनेगा।